नमस्कार, चलिए। मेरा नाम है चिराग कोटी और आप देख रहे हैं क्राइम तक। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशरफ वानी मौजूद हैं, जो जम्मू कश्मीर में से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और एक तरह से कहा जाए, कई इन्होंने वहाँ तो ये अक्सर ही कहा जाता है कि हर चौथे दिन कोई ना कोई आतंकवादी वारदात होती है। तमाम आतंकवादी वारदातों को कवर किया है, बहुत क्लोज़ली जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ रहे हैं और एक लंबा एक तरह से कहा जाए अनुभव है उनके पास पत्रकारिता का। अशरफ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, लगातार वहाँ पर किलिंग हो रही है, अब आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। ये आप जो ट्रेंड देख रहे हैं, जो आतंकवादियों का हमने पीछे देखा कि वो ड्रोन के ज़रिए जो है सामग्री भेज रहे थे, उससे पहले वो डायरेक्ट किलिंग कर रहे थे, एलओसी पर फाइट हो रही थी। अब ये एक नई टेक्निक उन्होंने अपनाई है ताकि जो सरकार है वो एक तरह से बहुत एग्रेशन में आ जाए और लड़ाई के माहौल पैदा हो जाए। ये इसके पीछे और क्या आप मकसद मानते हैं अशरफ जी? बिल्कुल चिराग भाई, दरअसल जब अनुच्छेद 370 हटा था 2019 में 5 अगस्त को, तब इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद जताई जा रही थी बतौर पत्रकार हमारी कश्मीर में। क्योंकि जिस अंदाज से पाकिस्तान उस फैसले से नाखुश था और साथ ही साथ कश्मीर में भी एक बड़ा वर्ग जो है उसको लेकर नाराज था। लेकिन तब तो सुरक्षा एजेंसियों ने उस तरीके के कदम उठाए कि ताकि पूरी तरह से स्थिति को कंट्रोल में कर दिया। और उसकी वजह वही थी कि काफ़ी हाई लेवल का क्रैकडाउन जो था वो सुरक्षा एजेंसियों ने किया। अधिकतर जो अलगाववादी नेता है उनको बंद कर दिया गया। जो आतंकवादी ग्रुप गुट है उनके खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई गई। लेकिन उस बीच जब धीरे-धीरे कश्मीर में पटरी पर हालात आने लगे, फिर कोरोना वायरस का भी एक लंबा दौर चला, उसके चलते भी कश्मीर बंद था, स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद पड़ा था। लेकिन अब धीरे-धीरे जब रफ्तार आ रही थी, तो एक बात हम देख रहे हैं कि एक बार फिर आतंकी वारदातें जो हैं, उनमें इज़ाफ़ा हो रहा है और रणनीति भी बिल्कुल अलग है। क्योंकि 1990 में जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, उसको एक बड़ी दर्दनाक दास्तान के तौर पर कश्मीर में देखा जाता है। तो कुछ इस तरह की तस्वीरें आज मैं करीब 30 साल बाद श्रीनगर की सड़कों पर देख रहा हूँ। लाखों की तादाद में जो है कश्मीर में अलग-अलग राज्यों के लोग काम करने के लिए आते हैं, दशकों से आते हैं, सालों से आते हैं। जब अनुच्छेद 370 हटा था, तब कर्फ्यू लगा था। उस बीच वो यहाँ से तो निकले थे, लेकिन तुरंत जब कर्फ्यू में ढील मिली थी, तो वो कामगार जो है वापस आए थे। पिछले 4 दिनों के दौरान लगातार जो है पिछले 2 हफ्तों से अगर देखें तो माइनॉरिटीज़ जो कि अल्पसंख्यक है, वो निशाने पर हैं। और ये गैर कश्मीरी जो कामगार या मज़दूर हैं, जिनको हम सॉफ्ट टारगेट भी कहेंगे या निर्दोष नागरिक कहेंगे, वो निशाने पर आ रहे हैं। तो संभवतः है कि ज़ाहिर है कि जो कोई एक निर्दोष और आम नागरिक होगा, उसको जिसको सुरक्षा से कोई लेना-देना नहीं, सियासत से कोई लेना-देना नहीं, अपने 5 पैसे कमाने के लिए देश के किसी हिस्से में भी जाता है, तो यहाँ पर उनमें अब डर बन गया है। क्योंकि पहले जो एक गोलगप्पे वाले की 5 अक्टूबर को हत्या हुई थी श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके लाल बाजार में, तब उसको उतना गंभीर इन गैर कश्मीरी लोगों ने नहीं लिया था। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक जिस तरह से हमने देखा कि कल शाम को कुलगाम ज़िले में 3 इन गैर कश्मीरी मज़दूरों को निशाना बनाया गया, 2 की मौत हुई, 1 घायल हुआ। और उससे पहले एक दिन जो है पुलवामा में एक को मारा गया, जो कि सहारनपुर का एक कारपेंटर यहाँ काम कर रहा था। और उससे पहले श्रीनगर के ही जो है ईदगाह इलाके में और एक गोलगप्पे वाले को। अ, तो बाकी राज्यों के मुकाबले में कश्मीर में बहुत ज़्यादा इनकी रुचि होती थी, इन जो बाकी गैर राज्यों के जो कामगार हैं या कारीगर हैं या मज़दूर हैं, क्योंकि कश्मीर में एक तो मौसम का उनको अच्छा साथ मिलता था, मौसम अच्छा होता था, काम करने में दिक्कत नहीं होता था। दूसरी तरफ से दहाड़ी जो है, वो बाकी राज्यों के मुकाबले में अच्छी मिलती थी। तो ये दिलचस्पी थी बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड के लोगों को वो काम करना यहाँ खास तौर से गर्मी के मौसम में पसंद करते थे। तो उनमें काफ़ी खौफ है। तो हमें जो खबरें आज दिन में हमने देखा, कई जगहों से काफ़ी खौफ है इन हज़ारों इन बिहार, उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों के मज़दूरों में, कारीगरों में कश्मीर छोड़कर जा रहे हैं। और ज़ाहिर है कि जब इस तरह के हालात हो, तो उसमें इसके सिवा कोई विकल्प उनके पास नहीं बचता है। और सरकार भी कहीं न कहीं जो है नाकाम हुई है इन लोगों को आश्वासन देने में, या कि वो सुरक्षित हैं। कल शाम को पहले एक एडवाइज़री जारी होती है कि आप पुलिस थानों में आइए और आप सेना के कैंपों में आइए। फिर जब उसपे हू-हल्ला मचता है कि कश्मीर के हालात क्या इतने बिगड़ गए कि अब जो गैर कश्मीरी हैं उन्हें सेना के ठिकानों में जाना पड़े या पुलिस के थानों में जाना पड़े, तो फिर उस एडवाइज़री को वापस लिया गया। कुछ देर पहले मैं गवर्नर के पास गया था, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें दुबई की एक फर्म जो है वो 28
2800 करोड़ का जो निवेश जम्मू कश्मीर में कर रही है, वहां पर जब हमने गवर्नर साहब से पूछने की कोशिश की कि आखिर किस तरह से इन परिस्थितियों को वो कश्मीर में हैंडल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं इस पे बाद में बात करूंगा, यानी जवाब नहीं दिया। पीयूष गोयल भी थे जो केंद्र में बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने भी इस पर बात फिलहाल नहीं की। तो लेकिन जो हमने यहाँ पर जो कानाफूसी हो रही है, बहुत मीटिंगों का बड़ा दौर चल रहा है। आईजी को और जो सुरक्षा के बड़े अधिकारी हैं, उनको जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तलब किया है, बैठकें हो रही हैं दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, कि आखिर इन हमलों को जो एक के बाद एक आतंकी हमले कश्मीर में पिछले कई दिनों से, खासतौर से 2 हफ्तों से हो रहे हैं, इन पर कैसे अंकुश पाया जाए और जो अल्पसंख्यक में रहने वाले लोग हैं कश्मीर में या फिर गैर कश्मीरी लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनमें सुरक्षा का भाव कैसे पैदा किया जाए ताकि वो कश्मीर से पलायन ना करें। हाँ, चिराग। लेकिन अशरफ भाई, ये जो स्थिति थी ये तो पहले से ही पता था कि जैसे आपने खुद बताया कि 30 सालों के आपने अपने लंबे जर्नलिज्म के एक्सपीरियंस अगर आपका देखा जाए पूरे 30 साल का है, तो ऐसे में आपने कभी ये सिचुएशन नहीं देखी जब इतनी बड़ी तादाद में पलायन हो रहा हो। तो ये तो सबको पता था कि 370 जब ऑब्वियसली जब हटाएंगे तो ये परिस्थिति पैदा होगी। हालांकि कोरोना वायरस इन सबके चक्कर में थोड़ा डिले जरूर हुआ। अब ऐसे में आगे सुरक्षा पुख्ता हो, उसके लिए सिर्फ मीटिंगों का दौर चल रहा है या ग्राउंड पर भी कुछ नजर आ रहा है? एज अ पत्रकार आप देख पा रहे हैं? दरअसल चिराग, अगर देखें तो अगर आतंकवाद कहें या फिर मिलिटेंट संगठनों की रणनीति कहें, वो भी हालात के हिसाब से बदलती है। पिछले कुछ महीनों के दौरान जो मिलिटेंट संगठन है या आतंकी संगठन है, उनकी तरफ से जो रणनीति हम कश्मीर में देख रहे हैं वो भी बदल रही है। पहले क्या होता था कि सीधे मुठभेड़ें होती थी, कहीं पर सुरक्षा बल का दस्ता है, उस पर हमला आतंकी ग्रुप करता था और फिर भाग जाता था। लेकिन अब जो ये सॉफ्ट टारगेट किलिंग का नया दौर शुरू हुआ है, ये काफ़ी आसान है कि और इसको रोकना सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी इतना ही मुश्किल है, क्योंकि अब हज़ारों की तादाद में लोग अगर किसी सड़क पे, चौराहे पे या घरों में रहते हैं, हर एक के पास सुरक्षा देना या सुरक्षा उसको प्रदान कराना मुश्किल भी है और नामुमकिन भी है। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ से आपको भी जो आपके को भी जानकारी होगी कि एक तरह से 1 हफ्ते से एक मुठभेड़ पुंछ के पास चल रही है, जहाँ पर सेना का भारी नुकसान हुआ है, नौसेना के जवान 2 अफसरों सहित मारे गए और अभी तक उन घुसपैठियों या उन आतंकियों का पता नहीं चल पाया है। तो वो हुई एक रणनीति जहाँ पर सीधे सेना और आतंकवादी आमने-सामने हैं। दूसरी जो है शहरों में, कस्बों में जहाँ पर कुछ लड़के जो कि मिलिटेंसी के राडार पे नहीं होते, जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं होती है, वो आते हैं और फिर उसके बाद कोई हमला करते हैं, भीड़ में आते हैं, आम लोगों के बीच में आते हैं पिस्टल साथ लेके, तो इसको रोक पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियों और सरकार के लिए चिंता की बात है, वो ये है कि पिछले अ, 10 दिन के दौरान सुरक्षा बलों की तरफ से ये दावा किया गया कि उन्होंने 9 मुठभेड़ें की, 13 आतंकियों को मारा, 13 में से 4 आतंकी ऐसे थे, जो हाल-फिलहाल में जो सिविलियन किलिंग्स 11 हुई है, उनमें से 4 में मुलविस थे। लेकिन उन 13 आतंकियों में से 10 आतंकी ऐसे थे, जिन्होंने हाल-फिलहाल यानी 1 महीने के भीतर, सितंबर के महीने के ही भीतर जो है मिलिटेंसी जॉइन की थी या आतंकवाद में शामिल हुए थे। तो ज़ाहिर है कि कहीं न कहीं ये जो है ये ट्रेंड जो कश्मीर में है, कश्मीरी युवाओं में, ये कहीं न कहीं चिंताजनक है और इसका इलाज फिलहाल ना ही सुरक्षा एजेंसियों के पास है, ना ही प्रशासन के पास है कि इस तरह से ट्रेंड को क्यों रोका जाए। अगर इनकी पूरी हिस्ट्री देखें, जो लड़के मारे गए पिछले 13 जो मारे गए 9 मुठभेड़ों में पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से, उनमें से जैसे मैंने आपको कहा, वो हमने आज तक भी रिपोर्ट किया, 10 ऐसे थे जिनकी टोटल लाइफ या जिनका कहें कि जो मिलिटेंसी में आए थे, मात्र 1 महीने के भीतर आए थे। तो ये ट्रेंड जो है, ये कहीं न कहीं जो है काफ़ी चिंताजनक है। जब हम इसके कारण देखते हैं तो कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन यहाँ के यूथ में है। उसमें कोई बड़े ही दावा करे सरकार दिल्ली में या कश्मीर में कि काया-पलट कर दी कश्मीर में सब हालात हुए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं भी एक पैरेंट हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। 2 साल से वो घर पे पड़े हैं, क्योंकि ना ही कॉलेज खुल रहा है, ना ही स्कूल खुल रही है। टूरिज़्म क्योंकि अब प प प पेट या जो हम कहें आमदनी जो है, कई सारे हज़ारों लोगों की पर्यटन पे निर्भर है। पिछले कुछ 2 महीनों से पर्यटन कुछ बढ़ने लगा था, लेकिन अब ये जो कल और परसों या 1 हफ्ते से जो हालात चल रहे हैं, उससे उस पर भी कहीं न कहीं चोट आई है। तो निश्चित रूप से ये तो चोट एक तरह से कहा जाए, जैसे आपने आपने बताया पर्यटन पर भी चोट आ रही है। वहीं दूसरा मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ये जो गैर जो कश्मीरी है उनको टारगेट किया जा रहा है। इसके पीछे कोई अशरफ जी, आप कोई खास वजह देखते हैं? क्योंकि ये तो बट ऑब्वियस है कि वहाँ कश्मीरियों को टारगेट भी किया गया, हमने इससे पहले भी देखा। लेकिन अब गैर कश्मीरियों पर जो फ़ोकस है वो उसके पीछे क्या वजह लग रही है आपको?
ये रणनीति एक हो सकती है। हम सुरक्षा एजेंसियों का ये कहना है कि ये पाकिस्तान की तरफ से या आईएसआई की तरफ से एक रणनीति का हिस्सा है, जहाँ पर ये दुनिया में एक इमेज जाए, जहाँ एक तरफ से भारत की तरफ से ये कोशिश है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश लगातार हो रही है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है, इसका एहसास भी देश दुनिया में जाए। देश में तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, दुनिया में जाए। क्योंकि ज़ाहिर है कि जब कहीं निर्दोष नागरिक की हत्या होती है, फिर वो भी गैर कश्मीरी की हो, तो कहीं न कहीं मैसेज जो है काफ़ी दूर तलक जाता है। तो उस मैसेज को ताकि लगे कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, कश्मीर गैर कश्मीरियों के लिए सुरक्षित नहीं है। जैसे कि जब अनुच्छेद 370 हटा था, सरकार ने कहा था अब जो चाहेगा कश्मीर में घर बना सकता है, नौकरी कर सकता है, वहाँ पर ज़मीन ले सकता है। तो कहीं न कहीं जो है ये पूरा जो सिलसिला चल रहा है, साफ ये यही है कि एक संदेश जाए, एक हताशा जो अलगाववादी संगठनों और आतंकी संगठनों में है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है और जो आपने कहा कि गैर कश्मीरियों को निशाना बना, ये आसान भी है और उससे कहीं न कहीं सरकार के लिए भी दबाव बढ़ता है कि किस तरह से आखिर वो अपनी तरफ से ये लोगों में या देश में या दुनिया में अवगत कराए कि नहीं कश्मीर में सब कुछ ठीक है। अशरफ जी, ये आपने बताया कि काफ़ी चीज़ें इसमें जो ढील दी गई। आपने खुद बताया कि ये पहले अलगाववादी नेताओं को अरेस्ट किया गया। वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज़ भी बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर थी, नंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज़। ऐसे में जब ये पता था कि ये परिस्थिति पैदा हो रही है और अब ये पैदा हो गई है ये एक तरह से कहा जाए, तो अब इससे निजात पाने के लिए क्या कोई एडिशनल फोर्सेज़ वहाँ डिप्लॉय हो रही है? क्या सेना जो है वो कोई और अलग रणनीति बना रही है? क्योंकि ये अगर इस तरह से किलिंग होती रहेगी तो ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये जो मैसेज जैसे आपने खुद ही बताया कि मैसेज बहुत गलत जाएगा। तो इसको लेकर जो वहाँ के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा वो कोई ऐसी ठोस कदम उठा पा रहे हैं या वहाँ की पुलिस उठा पा रही है, सेना उठा पा रही है? चिराग, दरअसल सुरक्षा बलों के लिए या सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस तरह के हमले रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा। शायद यही कारण है कि जिस अंदाज से दबाव है सुरक्षा बलों का जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अभी जिस अंदाज से मुठभेड़ें होती हैं, खासतौर से जो पिछले 15 दिन के दौरान 13 मुठभेड़ें हुई और उनमें इतने सारे जो है आतंकी मारे भी गए, लेकिन ये कोई हल नहीं देखा जा रहा है। खासतौर से अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये 30 साल से चल रहा है। सिर्फ एक आंकड़ा बन के सामने आता है कि हमने 200 मारे, 300 मारे, ऑपरेशन ऑल आउट है, ये है, वो है। लेकिन कहीं न कहीं ये साफ लगता है कि कहीं न कहीं कुछ गैप है जो मिस हो रहा है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कश्मीर को एड्रेस करने के लिए। और हर एक अपना-अपना प्रयोग कर रहा है, हर एक सरकार ने अपने-अपने तरीके से कश्मीर समस्या को के समाधान को ढूँढने के लिए तरीके निकाले उसमें। पूछना चाहूँगा जब 370 यहाँ से हटाई गई, उस समय आपने जो सुरक्षा की स्थिति समीक्षा की होगी, देखा होगा आपने कि कितनी ज़्यादा एडिशनल फोर्सेज़ जम्मू कश्मीर में भेजी गई थी। आपको क्या लगता है कि इतनी ही एडिशनल फोर्सेज़ हमेशा वहाँ पर तैनात होनी चाहिए, तब जाकर कोई स्थिति बदलेगी? क्योंकि ये अलग बात है कि उसमें बजट ज़्यादा लगेगा, खर्चा बहुत होगा सरकार का और बहुत ज़्यादा फोकस उनको जम्मू कश्मीर पर करना पड़ेगा। तो क्या उस समय आपको पहले मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, उस समय आपको परिस्थिति में कुछ बदलाव दिखा था? और अगर दिखा था तो क्या वो सॉल्यूशन है कि वहाँ पर एडिशनल फोर्सेस तैनात रेगुलर बेसिस पर कर ही दी जाए? क्योंकि और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। जैसे आपने खुद ही कहा नामुमकिन है ये तो अटैक रोकना, ये तो लगातार चल रहे हैं। बिल्कुल, चिराग, दरअसल सुरक्षा बलों की तादाद बढ़ाना वो अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही जम्मू कश्मीर में बढ़ा दी गई थी। यहाँ पर पहले ही सेना की मौजूदगी है, जम्मू कश्मीर पुलिस देश का सबसे बड़ा पुलिस फ़ोर्स है जिसमें करीब 1 लाख से भी ज़्यादा जवान हैं, अफ़सर हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस का ही है, जो आतंकवाद के खिलाफ जो है ऑपरेशंस करता है और उसके साथ-साथ सीआरपीएफ की 50,000 से भी ज़्यादा जवान कश्मीर वादी में हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। बीएसएफ भी है, आईटीबीपी है और उससे ज़्यादा सुरक्षा लगाना ना भी शायद जो है कहीं न कहीं वो दूसरा एक जंग के हालात जैसे कश्मीर में बनाएगा। तो सुरक्षा बलों की तादाद में या उनकी उपस्थिति में कोई कमी नहीं है कश्मीर में। लेकिन अगर आप एक तरफ से सुरक्षा बलों की तादाद बढ़ाते हैं, ऑपरेशंस में तेज़ी लाते हैं, लेकिन जब उससे हालात सुधरने बजाय बिगड़ ही रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो ये एक नया प्रयोग था एनडीए सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद अमित शाह की तरफ से होम जो गृह मंत्री हैं कि इस तरीके से कश्मीर के हालात हैं शायद सुधर जाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं जो उनका आकलन था या जो उनकी उम्मीद थी, ऐसा कुछ कश्मीर में दिखा नहीं। क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद
जोर के बलबूते पर, सुरक्षा बलों के तादाद के बलबूते पर कहीं न कहीं जो है इस परिस्थितियों को कंट्रोल में किया गई, लेकिन खत्म तो नहीं किया गया। जैसे मैंने आपको कहा कि अनुच्छेद 370 के बाद हमें इस तरह के हालात लग रहे थे कि कश्मीर में बनेंगे, लेकिन उस पर अंकुश इसलिए पाया गया क्योंकि कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया। कॉल्स बंद कर दी गई और लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स अभी इस वक़्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 900 जो हम कहेंगे कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो कि जिनको हम कहेंगे कि जो समर्थक हैं या फिर सपोर्टर हैं मिलिटेंसी के कश्मीर में, उनको पूरे कश्मीर में गिरफ्तार करके गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन क्या यही हल है कश्मीर में हालात को बेहतर करने के लिए? शायद इस पर सरकार और सरकार के नुमाइंदों को और जो कश्मीर को जानते हैं, उनको शायद विचार-विमर्श करना होगा कि आखिर क्या वजह है कि कश्मीर में सब कुछ करने के बावजूद भी हालात जो हैं, वो बेहतर नहीं हो रहे हैं, बल्कि बेहतर से होकर अबतर ही हो रहे हैं। को लगता है कि ये अगर कदम उठा लिए गए, तो परिस्थिति बदल सकती है? जी, ब ब नहीं ब म हम अब ये कहेंगे कि ये जो है फिलहाल अब अगस्त 2019 से अब तक जो है 2 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। लेकिन अगर जो रणनीति जो अभी तक सरकार की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से अपनाई जा रही है, अगर उनको साफ लग रहा है कि इससे कुछ हासिल नहीं होता, तो कुछ और भी बाकी पहलुओं पर भी अब कश्मीर में देखना होगा कि आखिर क्या किस तरह के उपाय या किस तरह के ठोस उपाय उठाए जाएँ ताकि जो हालात भी कश्मीर के बेहतर हों क्योंकि यहाँ पर आम लोग भी रहते हैं, लोग भी आते हैं, सुरक्षा बलों की एक बड़ी तादाद भी है, सेना की तैनाती भी है और कहीं न कहीं जो है उस दिशा में जब सरकार कदम उठाएगी तो शायद हो सकता है कि फिर नतीजे जो हो आने वाले समय में कश्मीर में बेहतर देखने को मिले। जी, अशरफ, इस तमाम जानकारी के अशरफ जी आपका शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता, मैं कहूँगा वरिष्ठ सहयोगी अशरफ वानी जी, जो कश्मीर को भली-भाँति जानते हैं, क्राइम तक ने उनसे लगातार बात की है, उनसे हालात वहाँ के समझे हैं, अपने व्यूअर्स को हम चाहते हैं वो वहाँ के हालात इस वीडियो से समझे जो अशरफ जी ने हमें बताए हैं, किस तरह से वहाँ पर इस समय हालात हैं, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है, क्या वहाँ पर रणनीति है आगे सरकार की और जिस तरह से पलायन हो रहा है, उस दिशा में सरकार की क्या ठोस रणनीति रहेगी? तमाम जानकारी आपको अशरफ जी ने दी। अशरफ जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया चिराग भाई, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।